Hello, children. Welcome you all to this virtual class of learning. In this, we shall study about the federalism, part 2, and subtopic is what makes India a federal country. तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा अतीत में जाना होगा, और दूसरी बात एक और है कि मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। यदि आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक समझ में आ जाए तो आप इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और इसमें और क्या सुधार चाहिए उसके लिए आप कमेंट भी करेंगे, ताकि हम आपके लेवल तक आकर के अगली बार से कुछ और सुधार किया जा सके। चलिए आते हैं टॉपिक पर। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। हमारा इंडिया फेडरल है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको फेडरल मानता है कि नहीं? तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है क्या कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें फेडरल शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया है। वो कहता है कि जो यह इंडिया है फेडरल के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। वो कहता है कि इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन, लेकिन उसके लिए वो फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। क्या कारण हो सकता है? पहला तो कारण ये बता दूं मैं आपको कि इंडिया फेडरल है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन ये फेडरल होने के साथ साथ ये यूनिटरी फॉर्म के कुछ क्वालिटीज़ को लिए हुए है। जैसे यहाँ आप पाएंगे यूनिटरी फॉर्म में कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होता है, इसमें भी है। आप देखेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारे इंडिया में भी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन सब के आधार पर आप कह सकते हैं भैया तो फेडरल भी है और ये यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट भी है। तो हाँ, कह तो सकते हैं, लेकिन इसके एक एग्जैक्ट वर्ड आता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप कह सकते हैं हमारा इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल है। माने आज कुछ फेडरल है और कुछ यूनिटरी है, सेमी फेडरल है। चलिए अब इस बात को हम साबित करते हैं। क्वासी तो हमने बता दिया कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कुछ फॉलो करता है। अब देखते हैं कि ये फेडरल कैसे है। तो इसके लिए हमने 6 भाग में बांटा है। पहला आपका है डिवीजन ऑफ पावर्स। इसमें आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये जो फीचर बताया गया था उसका फर्स्ट पॉइंट है। उसमें भी लिखा है देयर आर मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे इंडिया में 3 लेवल्स है। तो हमारा इंडिया क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। हमारा इंडिया फेडरल है। उसके बाद है डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन। किस मैटर में? मैटर ऑफ लेजिस्लेशन में है, मैटर ऑफ टैक्सेशन में है। माने स्टेट गवर्नमेंट का अलग तरीका है टैक्सेशन करने का और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग तरीका है करने का। तो इससे पता चलता है कि हमारा सेकेंड फीचर भी ये फॉलो कर गया। मतलब सेकेंड फीचर भी हमारे इंडिया को यह साबित करता है कि फेडरल कंट्री है। और साथ में क्या है, सो द एग्जिस्टेंस ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस लेवल की सरकार को पावर कितना होगा। यही कारण है कि स्टेट लेवल का भी पावर बताया गया है और सेंट्रल लेवल का ही पावर बताया है, जो हमने ऊपर बताया है। तो ये 1, 2, 3 जो फीचर है, तीनों इससे मिलता है। इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारा कंट्री फेडरल है। अब इसको समझने के लिए जो इसका पावर है, जो दोनों को क्या क्या पावर दिया गया है, उसके लिए हम लिस्ट से समझते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर स्टेट क्या क्या है और पावर सेंट्रल क्या है, इसके लिए इट हैज बीन रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। एक और मैंने लिखा है रेजिडुअरी पावर। ये बचा हुआ पावर है, जो बच गया सो। तो यूनियन लिस्ट में 97 है, और ये 97 में वही हैं जो मैटर नेशनल इम्पॉर्टेंस के हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के जो मामले हैं उस मामले को ये डील करता है। मतलब बैंक का आपका प्रॉब्लम हो, मतलब आपका डिफेंस का प्रॉब्लम हो, या आपका पोस्ट ऑफिस हो, यदि इस तरह की बातें आती हैं तो उस तरह के मामले में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाता है। और इस तरह के 97 मामले हैं। अब आते हैं आप लोग स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट हैं, और इसमें आपको बता दूं कि जो स्टेट से संबंधित मामले हैं
जो स्टेट्स कंट्रोल करता है, या कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है कि इन 66 सब्जेक्ट पर राज्य ही कानून बनाएगा। जैसे पुलिस का कानून ये बनाएगा, लोकल गवर्नमेंट का जो पंचायत गवर्नमेंट है उस पर ये बनाएगा, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सब मामले ये चेक करता है। सब मिला जुला कर एग्जैक्टली हम कहते हैं 66 मामलों पर यह कानून बनाएगा। और ये 66 मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बनाएगा। तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, ये वो मामला है जो दोनों उस पर कानून बनाते हैं। ये है 47 सब्जेक्ट्स, ये कॉमन इंटरेस्ट के मामले हैं। और उसमें आपको बता दें कि जैसे शादी है, विवाह है, और साथ में आपको बता दें मैरिज है, डाइवोर्स है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, इस तरह के मामले को हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए शिक्षा या कोई भी जो कॉन्करेंट लिस्ट बनाता है, यदि इस पर दोनों ने कानून बना दिया और प्रॉब्लम हो गया तो एज पर रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को माना जाएगा। और उसके बाद कुछ बच जाता है। मान लीजिए कि 1947 में जब आज़ाद हुआ, उसके बाद 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और उसके पहले बना था ये, तो जब उसके पहले बना था उस समय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था नहीं। तो भाई जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गया और उस पर नियम कानून बनाने की बात आएगी तो ये हमारे लिस्ट में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है कि स्टेट बनाएगा कि यूनियन बनाएगा। बड़ा गड़बड़ है। तो ऐसे मामले में हम बताते हैं जो बचा हुआ मामला है, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक द लॉज। तो अभी तक तो हम लोगों ने 3 फीचर्स को देख करके साबित कर दिया कि हमारा जो इंडिया है वो फेडरल है। अब एक और आता है जो हमने पॉइंट दिया, पॉइंट नंबर 2 में, नॉट इक्वल पावर्स टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। इसमें क्या मतलब है कि जितने भी इंडिया में जो प्रोविंसेज हैं या जो यूनिटरी टेरिटरीज हैं, ये कोई माने सबको बराबर का पावर नहीं है। अब जैसे इसके पहले 370 आर्टिकल जम्मू में भी था, तो वहाँ पर जम्मू में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, जबकि आप यूपी में और बिहार में ज़मीन खरीद सकते हैं। मतलब जम्मू को पावर ज़्यादा था। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे कंट्री में है। और जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के पावर जो है इक्वल नहीं होते हैं, वहाँ पर मैं आपको बता दूं वो होल्डिंग टुगेदर का फीचर होता है। और होल्डिंग टुगेदर क्या होता है? फेडरल स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है। मतलब इस आधार पर भी आप कह सकते हैं कि आपका जो इंडिया है फेडरल है। तो मैं बता दूं आपको, हियर ऑल द स्टेट्स इन इंडियन यूनियन दे डू नॉट हैव द आइडेंटिकल पावर। सबको बराबर का अधिकार नहीं मिला। और आज के डेट में से जम्मू कश्मीर से 370 हट गया। फिर भी मैं बता दूं कि 11 स्टेट में अभी भी द 11 स्टेट दे इंजॉय दी स्पेशल पावर्स। एंड यूनियन टेरिटरीज जो है उनको तो पावर बहुत ही कम मिला है। दे डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट। सो क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज। तो यहाँ पर आपका होल्डिंग टुगेदर का फीचर्स फॉलो होता है और होल्डिंग टुगेदर फेडरल में होता है। मतलब हमारा इंडिया क्या है? फेडरल है। थर्ड आपका है पॉइंट, कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें हम क्या पाते हैं कि अंडर अ फेडरल द फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये 4 नंबर पॉइंट है। 4 नंबर पॉइंट यही कह रहा है ना कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ये फेडरल का फीचर है और ये फीचर हमारे इंडिया में भी है। क्योंकि इंडिया में यदि कुछ चेंज करना होगा तो इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विथ एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। दोनों हाउस में, लोकसभा में और राज्यसभा में पास होना चाहिए। उसके बाद जितने स्टेट हैं उसमें से आधे स्टेट इसको रेटिफाइड करें, सपोर्ट करें, तब जा कर के ये किसी प्रकार के संविधान में संशोधन हो सकता है। ये हमारे इंडिया का रूल्स है। और ये फेडरल में जो पॉइंट नंबर 4 आपने पढ़ा है उसको जस्टिफाई करता है। मतलब हमारा इंडिया जो है फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इस जुरिडिक्शन
ये आपका 5 नंबर फीचर, यदि आप एनसीईआरटी बुक को देखेंगे तो ये 5वां फीचर है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई एम टेलिंग यू, इन अ फेडरेशन जुडिशियरी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीड्योर्स। और ये चीज़ हमारे इंडिया में है। आप देखे होंगे हमारे इंडिया में विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच यदि अधिकारों के विवाद की स्थिति जब आती है तो उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन दे सकता है। और जहाँ पर ये व्यवस्था है, जहाँ पर कोई दो राज्य आपस में टकरा जाए, राज्य और केंद्र सरकार टकरा जाए, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निर्णय दे, ऐसी अवस्था से फेडरल में होती है। अतः आप कह सकते हैं कि आपका इंडिया फेडरल है। अब आते हैं सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम। इसके तहत आप क्या देखते हैं, अ क्लियर मेंशन रिगार्डिंग द फिनेंशियल पावर्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स हैव बीन मेड। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में भी क्लियर कट लिखा हुआ है। अब आपको बता देता हूं मैं कि जो हमारा इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कॉरपोरेशन टैक्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है और वहीं से वो रेवेन्यू ले लेगी। जबकि लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प ड्यूटी, बिल्डिंग टैक्स या और भी जो कुछ आते हैं स्टेट के तहत, उस पर हमारे स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है। मतलब क्लियर कट ये डिवीजन किया हुआ है। ये पॉइंट नंबर 6 किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर में लागू होता है। और जब पॉइंट नंबर 6 किसी भी फेडरल के लिए है और वो चीज़ हमारे इंडिया में भी सेम हम देख रहे हैं वहाँ भी है, इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन से आवर इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। तो क्या आप समझ गए, जो हमने 6 फीचर देखा, जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे कि फेडरलिज्म के 7 फीचर तो में 6 हमने बता दिया। तो मतलब कि हमारा इंडिया फेडरल है। हम मतलब हम यह समझाने में सफल है कि कौन सी चीज़ें हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इंडिया फेडरल है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में ज़रा हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो इस जितना हमने पढ़ाया है उसके ऊपर डिपेंड है। सब जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेरे कहने का मतलब है कि इतना ही क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन तो कितने भी आप फ्रेम करते जाओ, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट मेरे को लगा या हमने इस टॉपिक में जो पाया कि आपको समझना चाहिए, मैंने इसमें क्वेश्चन दिया है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमने बताया था इसके बारे में कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अधिकार रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी अधिकार रहता है। तो ऐसे सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए कि हमने बताया होगा एजुकेशन में सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसका यूपी बोर्ड का है। तो कहने का मतलब यूपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट सब लोग एजुकेशन में अपने नियम बनाते हैं। उसके हिसाब से फॉरेस्ट भी है, उस पर भी दोनों कानून बनाते हैं। ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, कई एडॉप्शन है, कई चीज़ें हैं। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स पर जब कानून बनाने की बात आती है तो उसी को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप लोग, दैट concurrent list includes the subject of common interest to both the union government as well as the state government, such as education, forest, trade unions, like that you have to write. It is very easy. What are residuary subjects? मैंने बताया था आप लोगों को, the remaining subject which were not there in the all the 3 lists, that subject you have to write in this residuary subjects. एक आता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी इन ए फेडरल सिस्टम। हमने बताया था जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यदि स्टेट वर्सेस सेंटर और स्टेट वर्सेस स्टेट झगड़े हो जाएं तो कौन सॉल्व करता है? जुडिशरी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन मेक लॉ, कैन गिव जस्टिस, कैन डिस्पेंस जस्टिस। एंड विच सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट? हमने आपको पहले ही बताया था कितना 97 सब्जेक्ट्स हैं, और उसके बारे में लिख दीजिए कि मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। एक है व्हाट हैपन्स इफ देयर इज ए कन्फ्लिक्ट इन द डिसीजन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह के केसेस में अगेन आई एम टेलिंग यू, सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर एंड डिस्पेंस द जस्टिस। यू हैव टू राइट व्हाट आर यूनियन टेरिटरीज। आपका यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या होता है, आपके बुक में डेफिनेशन होगा, यू हैव टू राइट इट। नेम द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उसके नामों को लिखना है। एक है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री।
तो इसमें हमने अभी 6 पॉइंट में डिस्कस किया और साबित किया है कि इंडिया फेडरल कंट्री है। उसी 6 पॉइंट्स को यू हैव टू राइट इन दिस वे। योर दिस टॉपिक विल बी कवर्ड। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें ताकि मैं अगले टॉपिक को जब शुरू करूँ और उत्साह के साथ मैं आगे पढ़ाऊँ और समझाऊँ आपको। थैंक यू फॉर दैट।